हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं समास, क्योंकि पेपर आने वाले हैं ना, तो इस वजह से हमने सोचा ये भी टॉपिक जो है ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, सारी बातें मैं ट्रिक से बताऊंगा और आपको ध्यान से समझना है और सारी बातें आपको तुरंत ही समझ में आने वाली हैं। जैसे मैंने पहले ही ले लिया है समास। समास क्या होता है, दो शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ओके, क्या होता है, परीक्षा में कभी समास की परिभाषा नहीं पूछता है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रखा है पहले से। ओके, यहाँ पर जो समास होती है ये मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। ओके, तो ये जो होता है 6 प्रकार की टोटल समास होती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। फिर मैंने सबसे पहले यही द्विगु समास ले लिया है। इसमें क्या होता है, आपको परिभाषा में लिख देता हूँ, बाकी परिभाषा की इसमें जरूरत नहीं होती है। द्विगु समास में क्या होता है, ऐसा पद, ऐसा शब्द, ऐसा लिखो, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसमें पहला पद संख्यावाचक, पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक, तथा दूसरा पद विशेष हो, वहाँ जो है द्विगु समास होती है। द्विगु समास होती है। ओके, ये तो वही परिभाषा एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, तो ये मत सोचना कि इसे याद करना पड़ेगा, लेकिन बात समझने का प्रयास करो। ये तो मैंने जो सभी लिखवाते हैं मैंने लिखवा दिया, लेकिन अब बात करते हैं ट्रिक की, कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहली बात समझो, इसके उदाहरण कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने क्या लिखवाया, द्विगु मतलब देखो, इसको जैसे पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। द्विगु समास मतलब द्वि, ठीक है ना, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद विशेष हो, वहां पर जो होता है द्विगु समास होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया त्रिभुवन में क्या होता है, इसका जब विग्रह करेंगे, समास का विग्रह होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। विग्रह कैसे करते हैं, त्रिभुवन, तो लिखोगे 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। ओके, जैसे मैंने आगे एक और एग्जांपल लिया, नवरत्न, नव मतलब 9, ठीक है ना, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। ओके, जैसे एक मैंने और एग्जांपल लिया, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ओके, तो क्या होता है, त्रिभुवन, नवरत्न, चौराहा, ये जो है ये सारी, त्रि मतलब 3, इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक दिखा रहा है, नवरत्न इसमें पहला पद 9 दिखा रहा है संख्यावाचक, चौराहा मतलब 4, इसमें भी क्या दिखा रहा है, पहला पद संख्यावाचक। मतलब ऐसे शब्द जिनका पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद विशेष हो, ऐसे शब्दों में द्विगु समास होती है। ओके, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब बताते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास देखो क्या होता है, 2 नंबर में द्वंद्व समास, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा शब्द जिसमें पहला पद तथा दूसरा पद दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होती है, वहाँ द्वंद्व समास होती है। ओके, अब यहीं पर मैं एक ट्रिक की भी बात कर लेता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब होता है डैश, मतलब 2 शब्दों के बीच में जिनमें डैश लगा होगा, 2 शब्द लिखे होंगे उनके बीच में डैश लगा होगा, तो आप समझ जाओगे कि द्वंद्व समास है। अब ओके, देखो यहाँ ट्रिक समझ लो कैसे। दा और दा के बीच में जो ये ना बनी है, ये हल्का डैश टाइप का लग रहा है कि दा और दा के बीच में डैश है। ओके, जबकि है क्या, ये ना, लेकिन यहाँ पर डैश जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि जिस शब्दों में डैश लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होती है। ये एक ट्रिक है, ठीक है ना, समझने के लिए बस।
तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि दो शब्दों के बीच में जिनमें डैश लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल होता है जैसे माता पिता। माता ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पर डैश लगा दिया, उसके बाद पिता लिख दिया, ठीक है ना। आप जब इस समास का जब विग्रह करेंगे तो बच्चा समास का विग्रह होता है, आपको सभी को पता है। तो विग्रह कैसे करते हैं, जहाँ पर डैश लगा है वहाँ डैश हटा करके वहाँ पर और आ जाता है बस। जैसे माता और पिता, माता और पिता, ओके। जैसे मैंने कहा पाप और पुण्य, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया पाप और उसके बाद मैंने लिख दिया पुण्य, ओके, पुण्य। तो पाप और पुण्य, देखो इसके बीच में डैश लिखा है, जब इसका विग्रह करेंगे तो आ जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ओके। जैसे यहाँ पर मैंने और एग्जांपल ले लिया है भाई बहन, भाई बहन। तो जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी डैश हट जाएगा, तो भाई और बहन, भाई और बहन, ओके। तो क्या है, जिन शब्दों में डैश मिलेगा आपको उन शब्दों में आपको तुरंत ध्यान लेना है कि उनमें द्वंद्व समास है। और आपको मैंने ट्रिक बताई है, दा और दा के बीच में ना जो होता है वो डैश रूप का होता है। इसका मतलब उसमें जैसे ही आपको मिलेगा तुरंत आप समझ जाओगे दा और दा के बीच में डैश, इसका मतलब द्वंद्व समास, ओके। तो इन शब्दों में आपको सभी ऐसे करके शब्द दिए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा द्वंद्व समास है, ओके। आप तीसरे नंबर समास लेते हैं। बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा है वो क्या, परिभाषा एग्जाम में पूछता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो, ना तो पहला पद प्रधान हो, पद प्रधान हो, और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है ना। ऐसा शब्द जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ प्रधान हो, वहाँ यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होती है, बहुव्रीहि समास होती है, ओके। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो बहुव्रीहि समास को यदि वैसे मैं समझाऊं अपने तौर पर ट्रिक के माध्यम से, तो दिमाग समझना ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक का मतलब ये है, इतना सारा मैंने लिखवाया है ऐसा शब्द जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होती है, ओके। लेकिन मैं आपको अब ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे होती है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात ये होती है, बस तुमको बात क्या ध्यान में रखनी है, बहुव्रीहि समास उसमें होती है, उन शब्दों में होती है जिन शब्दों में क्या होता है कि कोई शब्द लिखा होता है लेकिन उसका अर्थ किसी दूसरे पर जा रहा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लंबोदर, मैंने लिखा लंबोदर, अर्थात जिसका जैसे मैंने विग्रह किया तो लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, उदर मतलब होता है पेट, लंबा है उदर जिनका। जैसे यहाँ पर अर्थात ये किस पर बात हो रही है, अर्थात श्री गणेश पर, जो गणेश जी हैं उन पर बात ये जा रही है, ठीक है ना। जैसे दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया नीलकंठ, मैंने कहा नीलकंठ, इसका विग्रह जब करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका। अर्थात ये बात किस पर जा रही है, नीला है कंठ जिनका, जो क्या होता है भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव पर बात हो रही है,
अर्थात भगवान शिव पर, ठीक है ना। जो शिव जी है ना, जो शिव जी हैं वो उनका जो कंठ था वो नीला था, क्योंकि उन्होंने विष का प्याला पिया था। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। ओके, जैसे मैंने और लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया गिरिधर। जैसे मैंने आगे एग्जांपल लिया गिरधर। गिर मतलब होता है पहाड़, गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला, अर्थात इस यहाँ पर बात हो रही है किसकी? श्री कृष्ण की। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। हम बताते हैं चार। कर्मधारय समास क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, वहाँ कर्मधारय समास होती है। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ध्यान समझना, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से थोड़ी कुछ बातें हम क्लियर करना चाहेंगे, समझना। कर्मधारय समास वहाँ पर होती है, यहाँ पर दो पद होते हैं, एक इसे पूर्व पद बोला जाता है, दूसरे को उत्तर पद, या फिर प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है ना, या प्रथम पद या दूसरा पद, ऐसे करके भी बोल सकते हो, ठीक है ना। दो पद होते हैं, मैंने इससे पहले जो है समास की परिभाषा में लिखवा चुका हूँ, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे समझो, ट्रिक में क्या होता है, ये कर्मधारय समास की ट्रिक ये होती है कि इस शब्द की विशेषता इस पहले शब्द में दी गई होगी, इसकी विशेषता इसमें दी गई होगी, तभी आप समझ जाओगे कि कर्मधारय समास है। मैंने लिखवाया है कि ऐसे शब्द जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, मतलब कि दूसरे पद की विशेषता पहले पद में बताई गई हो, यदि ऐसा कोई शब्द आपको मिल जाता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया नील कमल, मैंने लिखा नील कमल, नील कमल, यहाँ पर क्या होगा, नीला है कमल, क्या लिखा है, नीला है जो कमल, या जो विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल। ओके, तो समझ में आई। यहाँ पर क्या है, कमल की विशेषता हो गई क्या, नीले होने की, क्योंकि कमल वैसे होता है गुलाबी कलर का, पिंक कलर का होता है, बाकी यहाँ पर कमल की विशेषता क्या है, नीला होना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, यहाँ पर लिखोगे चंद्र के समान मुख, यहाँ पर इसका जो विग्रह करेंगे तो चंद्र के समान मुख वाला, चंद्र के समान मुख वाला, तो चंद्रमुखी कहलाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग समझना, यहाँ पर मुख की तुलना काहे से की गई है, चंद्रमा से, या फिर उसकी विशेषता बताई गई है, मुख की विशेषता काहे से बताई गई है कि वो चंद्रमा के जैसा है, और यहाँ पर दूसरे पद की विशेषता क्या बताई गई, कमल जो है कैसा है, नीला है। ओके, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास से मैंने लिखवा चुका हूँ कि ऐसा शब्द जिसमें पहला पद विशेषण होता है, मतलब पहले विशेषता बताई जाती है किसकी, दूसरे की, पहले शब्द में दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ओके, समझ में आया भाई, समझो। अव्ययी भाव समास, अब देखो क्या बताते हैं, अब आगे देखते हैं, 5 नंबर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ऐसा शब्द जिसमें पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद विशेषण हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जैसे इसमें पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद विशेष हो, मतलब कि विशेषता किसमें हो, दूसरे में, और दूसरे का ही एक अव्यय हो, प्रथम पद जो पहला पद होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे कह दिया गया यथास्थान, जैसे यथास्थान कह दिया गया, मतलब होता है स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। ओके, जैसे आगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कह दिया आजीवन, आजीवन का मतलब होता है सारे जीवन भर, सारे जीवन भर। ओके, जैसे मैंने कह दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन या फिर हर दिन, प्रत्येक दिन। ओके, तो यहाँ पर समझना क्या होता है, अव्ययी भाव समास वहां पर होती है, जैसे यथा स्थान, तो स्थान में ही क्या होता है, स्थान का ही एक अव्यय है यथा, ठीक है ना। यथा स्थान मतलब होता है स्थान के अनुसार। आजीवन का मतलब होता है क्या होता है, सारे जीवन भर, ठीक है ना, या जीवन भर।
आजीवन, तो आजीवन मतलब होता है जीवन भर, ठीक है ना, सारे जीवन भर। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, या फिर हर दिन। तो यहाँ पर दिन का मतलब जो है दिन का ही अव्यय है, क्या है, प्रति, ठीक है ना, प्रत्येक दिन। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा ये भी अव्ययी भाव समास। आगे बताते हैं, अब बताने वाले हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस शब्द में पहला पद गौड़ मतलब विशेष होता है तथा दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास होती है, ठीक है ना, वहां पर तत्पुरुष समास होती है, कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं होती है। ओके, ट्रिक मतलब ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, को, का, की, को, इन शब्दों का लोप होता है, उसके बाद से शब्द का लोप होता है, ठीक है ना, ये सारे, ठीक है ना, और के लिए, ठीक है ना, ऐसे इन शब्दों का क्या होता है, लोप होता है। मतलब कि जिन शब्दों के बीच में इन शब्दों को रखने से उनका भाव स्पष्ट हो जाए, उन शब्दों में तत्पुरुष समास होती है। जैसे मैंने कहा मतदाता, मतदाता का जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे मत को देने वाला, मत को देने वाला, देने वाला। ओके, तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि का, की, को या से या के लिए इन शब्दों का यदि लोप होता है, यहाँ पर को शब्द का लोप था, मतदाता, मत को देने वाला, इसी को हम कर्म तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसके 6 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं ऐसे करके एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ सारी बातें, ठीक है ना। आगे देता हूँ, बताता हूँ, जैसे मुंह मांगा, ठीक है ना, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा, मुंह से मांगा हुआ। तो यहाँ पर से जो है, से का विलोप था, तो यहाँ पर से लाया। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। ओके, जैसे आगे जन्म आंध, जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा। जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन्म से अंधा। ओके, तो ऐसे करके आप समझ जाओगे कि जहाँ पर का, की, को, से के लिए इन शब्दों का लोप होगा, तो वहाँ पर जो है उनका लोप जो है उनको पुनः वहाँ पर स्थानांतरित करके, और आप समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या है, जब यदि शब्द का विग्रह हो जाता है तो वहाँ पर आप समझ जाओगे कि तत्पुरुष समास है। ओके, तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप कोई अच्छा सा कमेंट हमारे लिए लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।